मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज आप लोग को क्लाइमेट के बारे में जानकारी देंगे जो क्लास 9th का होगा। तो देखिए, क्लाइमेट को हम पहले परिभाषित करेंगे कि क्लाइमेट क्या है और उसके बाद मौसम के बारे में जानकारी देंगे। तो आप लोग क्लाइमेट की परिभाषा, जलवायु क्या है, इसके बारे में सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। तो हम लिख रहे हैं जलवायु की परिभाषा। जलवायु के तत्वों का दीर्घकालिक अध्ययन के निष्कर्ष को जलवायु कहते हैं। जलवायु के तत्वों का दीर्घकालिक अध्ययन के निष्कर्ष को जलवायु कहते हैं। और दूसरा है मौसम। तो मौसम और जलवायु में थोड़ा सा अंतर है। जलवायु में हम लोग जलवायु के तत्वों का दीर्घकालिक अध्ययन करते हैं और मौसम में उसका अल्पकालिक अध्ययन करते हैं। तो इसका परिभाषा होगा कि जलवायु के तत्वों का अल्पकालिक अध्ययन के निष्कर्ष को मौसम कहते हैं। तो जलवायु और मौसम में अंतर केवल है कि जलवायु के तत्वों का जो हम दीर्घकालिक लंबी अवधि तक अध्ययन करते हैं और उनके निष्कर्ष जो प्राप्त होते हैं उसे हम जलवायु कहते हैं। लेकिन उन्हीं तत्वों का अगर हम अल्पकालिक अध्ययन करते हैं और उसका जो निष्कर्ष आता है उसे मौसम कहते हैं। तो मौसम जानते हैं कि पल पल क्षण क्षण बदलते रहता है। सवेरे कुछ होगा, दोपहर में कुछ होगा, शाम में कुछ होगा। लेकिन जलवायु वह क्षण क्षण नहीं बदलता, बल्कि जलवायु के निर्धारण के लिए हम जलवायु के तत्वों का 30 वर्ष तक अध्ययन करते हैं और 30 वर्ष अध्ययन करने के बाद हम कहें कि जलवायु के बारे में निष्कर्ष देते हैं। तो ये निष्कर्ष जो आता है अस्थायी होता है और मौसम का जो निष्कर्ष है अल्पकालिक होती है और कुछ ही घंटों के बाद मौसम बदल जाते हैं। तो भारत की जलवायु जो है, जो उष्णकटिबंध में हमारा भारत पड़ता है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगा। तो गर्मी ज़्यादा पड़ने के अलावे यहाँ वर्षा ऋतु भी एक होती है। इसलिए भारत जलवायु को उष्ण मानसूनी जलवायु कहा जाता है।
माने गर्म भी है और मानसून में यहाँ वर्षा होती है। अब आगे हम लोग अध्ययन करेंगे कि जलवायु के तत्व कितने हैं और उसके बाद जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। तो आगे हम बोर्ड पर उसके बारे में लिख रहे हैं। इसे हम एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट, इसके अंतर्गत टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, रेनफॉल और विंड। 1 2 3 4 5। तो जलवायु का तत्व 5 है। तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, वर्षण और पवन। इन्हीं 5 तत्वों के अध्ययन के निष्कर्ष से जलवायु का निर्माण होता है। तो जब इन 5 तत्वों का अध्ययन एक दीर्घकालिक 30 वर्ष करते हैं तो वह निष्कर्ष हम लोग कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए टेम्परेचर का है, हम लोग दूरदर्शन पर हमेशा देखते हैं कि मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर देता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम, तो मिनिमम अगर 15 है और मैक्सिमम 25 है तो हम क्या करते हैं, इसका औसत निकालते हैं। औसत के लिए करेंगे 15 प्लस 25 जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। कितना आया? तो 15 25 हो गया 40, अर्थात 20 औसत आया। इसी तरह जो है एक सप्ताह तक हम निकालते हैं। एक सप्ताह में हर सप्ताह का औसत अलग अलग आएगा। फिर इसको हम महीना में करते हैं, फिर साल में करते हैं और इस तरह से 30 साल तक करते हैं। और 30 साल जिस तरह टेम्परेचर का औसत निकालते हैं, प्रतिदिन का, फिर सप्ताह का, फिर महीना का, फिर वर्ष का, उसी तरह ह्यूमिडिटी हम देखेंगे या प्रेशर देखेंगे, रेनफॉल देखेंगे और पवन की गति देखेंगे। इन सब का सम्मिलित अध्ययन के निष्कर्ष को हम कहते हैं जलवायु। अब है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं जो जलवायु को अपने अनुसार ढालने का प्रयास करता है, प्रभावित करता है। उसका इफेक्ट खास खास प्रदेश पर पड़ता है। तो वह जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं
वो इस प्रकार है, जिसे हम फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट, इसको शॉर्टकट में एक फार्मूला है जिसके जरिए आसानी से हम लोग उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो शॉर्टकट है लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स, तो लैंड फॉर्म्स के जरिए फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट, प्रभावित करने वाले कारक का विस्तारित अध्ययन करते हैं। तो इसको हम लोग बारी बारी से उसका डिटेल अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले उसमें एल शब्द है। एल से होता है लैटिट्यूड, ए से होता है अल्टीट्यूड, एन नियरेस्ट फ्रॉम द सी, डी डायरेक्शन ऑफ द विंड, एफ से फॉरेस्ट, ओ ओसेनिक करंट, CURRENT, ओसेनिक करंट, आर रेन, एम माउंटेन और एस सॉइल। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लैंड फॉर्म्स का फुल फॉर्म एल से होता है लैटिट्यूड, ए से अल्टीट्यूड, एन से नियरेस्ट फ्रॉम द सी, डी से डायरेक्शन ऑफ द विंड, एफ से फॉरेस्ट, ओ से ओसेनिक करंट, आर से रेन, एम से माउंटेन और एस से सॉइल। तो पहले है लैटिट्यूड। विश्व में कोई भी अगर जगह है तो किसी न किसी अक्षांश पर वास होता है, और विश्व में बहुत सारे अक्षांश हैं जो पृथ्वी के मध्य से होकर 0 डिग्री अक्षांश गुजरती है, जिसे हम विषुवत वृत्त या इक्वेटर के नाम से जानते हैं। तो विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें लंबवत होती है, जिससे सालों भर वहां पर गर्मी पड़ता है, और जैसे जैसे लैटिट्यूड से उत्तर या दक्षिण खिसकते हैं सूर्य की गर्मी अर्थात उसकी तीव्रता उसी अनुपात में घटने लगता है। तो 0 डिग्री से उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो 90 डिग्री लास्ट होता है, 90 डिग्री नॉर्थ, और दक्षिण में 90 डिग्री साउथ। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जाना जाता है। तो विषुवत वृत्त से अगर उत्तर जाते हैं तो जैसे जैसे हम उत्तर के बढ़ते हैं टेम्परेचर घटते घटते और 90 डिग्री पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है, बर्फ से ढका इलाका है। उसी तरह दक्षिण में खिसकते हैं तो साउथ पोल भी बहुत ठंडा इलाका है। तो अक्षांश का मान जब बढ़ता है तो गर्मी की तीव्रता घटती है, और मान जब घटेगा तो गर्मी की तीव्रता बढ़ेगा। तो 0 डिग्री से उत्तर या दक्षिण बढ़ने के क्रम में सूर्यातप जो है वह घटते घटते
0 डिग्री पहुंचता है जहां पर बर्फ जमती है। तो लैटीट्यूड का प्रभाव है कि विषुवत वृत्त पर गर्मी ज्यादा पड़ेगा। विषुवत वृत्त से जैसे जैसे उत्तर और दक्षिण बढ़ते हैं गर्मी घटते जाता है। दूसरा है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मीन्स होता है ऊंचाई, ये है अक्षांश और यह ऊंचाई। हम जानते हैं कि जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं स्थल से जो ही ऊपर की ओर हम बढ़ते हैं टेम्परेचर धीरे धीरे उसी अनुपात में घट जाता है। और एक ऐसा जगह भी आता है जहां पर बर्फ जमने की स्थिति होती है, मान टेम्परेचर 0 से नीचे चल जाता है। तो जो इलाका ज्यादा ऊंचाई पर है और हो सकता है कि वह 0 डिग्री टेम्परेचर हो, वहाँ बर्फ जमने लगते हैं और उस लाइन को हम स्नो लाइन, बर्फ रेखा के नाम से जानते हैं। तो विषुवत वृत्त पर गर्मी की तीव्रता ज्यादा होने के बावजूद अगर कोई काफी ऊंचे पर्वत हो तो वहां पर टेम्परेचर घट जाता है। इस अफ्रीका में किलिमंजारो पर्वत है। तो गर्म प्रदेश होने के बाद उस पर्वत के जो ऊपरी शिखर है वो काफी ठंडे होते हैं। भारत में राजस्थान एक गर्म राज्य के रूप में जाना जाता है, लेकिन राजस्थान में अरावली पर्वत पर बसा शहर माउंट आबू, जो राजस्थान के मैदानी भाग में लोग गर्मी से काफी तंग होते हैं, बेचैन होते हैं। और उसी समय माउंट आबू का जो क्लाइमेट है, जलवायु जो है काफी जो है सुहावना होती है। इसीलिए गर्मी के मौसम में माउंट आबू जाना लोग पसंद करते हैं। हिमालय क्षेत्र में, हिमालय के मैदानी इलाका जो है गर्मी के मौसम में काफी गर्म होता है, लेकिन अगर पर्वतीय जो हम हिल स्टेशन के रूप में जानते हैं जहाँ क्लाइमेट काफी सुहावना मनोरम होती है, तो गर्मी से निजात पाने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं हिल स्टेशन का रुख करते हैं, जिसमें मंसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, शिमला, मनाली, ये सभी हिल स्टेशन है जो बड़ी संख्या में सैलानियों का आकर्षित करता है। तो जिन प्रदेश में गर्मी पड़ना चाहिए था लेकिन ऊंचाई के कारण वहाँ गर्मी की तीव्रता कम हो जाती है, तो अल्टीट्यूड बढ़ किया। तीसरा नियरेस्ट फ्रॉम द सी, माने समुद्र से दूरी, समुद्र से नजदीकियां। तो समुद्र के नजदीक जो शहर या जो प्रदेश बसा है वहाँ के क्लाइमेट समुद्र और स्थल के दोनों मिलने से सम हो जाती है। इसलिए कि जल के गर्म होने की जो खासियत है और स्थल गर्म होने की खासियत अलग अलग है, इसलिए वहाँ के क्लाइमेट जो तापांतर जो है वह कम मिलता है। इसलिए जाड़े के मौसम हो या गर्मी के मौसम हो, समुद्र तटीय इलाका चेन्नई है, विशाखापत्तनम है, गोवा है, इन भागों की जलवायु सम होती है और यहाँ पर गर्मी की तीव्रता और ठंड की तीव्रता कम होती है। लेकिन अगर समुद्र से दूरी होता है तो तापांतर ज्यादा मिलते हैं। गर्मी के मौसम में ज्यादा इलाका गर्म हो जाता है और जाड़े के मौसम में काफी ठंडी हो जाती है। उसे हम महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। आगे है डायरेक्शन ऑफ द विंड। सूर्य नहीं,
पवन की दिशा, पवन की दिशा, पवन जिस दिशा से जिस ओर जाती है अपने वातावरण के अनुसार ढालने का प्रयास करते हैं। अगर गर्म प्रदेश से ठंडे प्रदेश की ओर पवन चलती है तो ठंडे प्रदेश को गर्म करने का प्रयास करता है, और ठंडे प्रदेश से गर्म प्रदेश की ओर चलती है तो उसको ठंडा करने का प्रयास करती है। उदाहरण स्वरूप अगर दिल्ली को अगर कहा जाए तो दिल्ली गर्मी के मौसम में काफी गर्म हो जाता है और जाड़े के मौसम में ठंडी हो जाती है। इसी लोग कहता है कि दिल्ली में बर्फ की बिक्री गर्मी के मौसम में ज्यादा होता है और जाड़े के मौसम में गर्म वस्त्र है। इसलिए कि पश्चिम में राजस्थान है और राजस्थान से जो पवन चलती है जाड़े के मौसम में दिल्ली को ठंडा करता है और गर्मी के मौसम में गर्म कर देता है। फॉरेस्ट वन, वनाच्छादित इलाका वन रहित इलाकों की तुलना में ठंडा होता है, साथ ही वाष्प को आकर्षित करता है। जब भी कोई आर्द्र पवन उस रास्ते से गुजरती है तो उसको कंडेंसेशन संघनित होने में सहायता पहुंचाता है। इसलिए वनाच्छादित इलाकों में वर्षा ज्यादा होती है और जहां पर वन कम होते हैं वहां वर्षा कम होती है, साथ ही वह इलाका गर्म हो जाता है। इसके बाद है ओशेनिक करंट, समुद्री जलधारा। समुद्र के अंदर ठंडी और गर्म जलधाराएं चलती हैं और दोनों जलधाराएं विभिन्न प्रदेशों से विभिन्न इलाकों से होकर गुजरती है और अपने वातावरण अपने गुण से अपनी खासियत प्रदान करने का प्रयास करता है। तो विषुवतीय वृत्त पर जो भी जलधारा की उत्पत्ति होगी वो गर्म होगी और ध्रुवीय प्रदेश से जो जलधारा की उत्पत्ति होती है वो ठंडी होती है। अब ध्रुवीय प्रदेश से कोई जलधारा चली और जिन जिन इलाकों से होकर गुजरती है वो पूरा इलाका को अपने अनुसार ठंडा कर देती है। तो गर्म प्रदेश में अगर पहुंची तो उसको ठंडा कर दिया तो एक सम जलवायु हो जाती है। और गर्म जलधारा जैसे कि कैरेबियन सागर में गल्फ स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है और वह न्यूफाउंडलैंड तट तक होते हुए वह इंग्लैंड तक पहुंचती है तो वह ठंडा इलाका को गर्म कर देती है। लैब्राडोर जलधारा जो ग्रीनलैंड साइड से उत्पन्न लेती है, जो अफ्रीका के पश्चिमी तट से होकर गुजरती है, उसको ठंडा कर देती है। तो समुद्री जलधारा भी जलवायु को प्रभावित करती है। आगे है माउंटेन, पर्वत। पर्वत कोई पर्वतीय इलाका, कोई वनाच्छादित है, कोई वनाच्छादित नहीं है, किसी की ऊंचाई ज्यादा है, किसी की ऊंचाई कम है, उस पर न करता है। और कोई पठारी इलाका है, हाइट कम है, पेड़ पौधे कम है, तो ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसका आसपास के इलाका उसके प्रभाव से गर्म हो जाती है। जैसे अगर गया की बात करें तो गया में जो भी पहाड़ी इलाका है उसका हाइट कम है और उस पर पेड़ पौधे भी कम है, इसलिए गर्मी के मौसम में जब वह पठारी इलाका गर्म होता है तो आसपास का पूरा इलाका काफी गर्म हो जाता है। अगर वह बनी इलाका होता, हाइट ज्यादा होती, तो वहां पर ठंड होता है।
रेन, वर्षा। वर्षा भी जलवायु प्रभावित करती है। अगर मई महीना गर्म होता है, अब मई के बाद जून महीना शुरू होता है, लेकिन जून के आधा के बाद यानी 15 जून के बाद लगभग भारत के मैदानी भाग में वर्षा की शुरुआत हो जाती है। और मई में जो लोग गर्मी से काफ़ी बेचैन होते हैं, वर्षा की शुरुआत होते ही उनको राहत मिल जाती है। तो वर्षा प्रभावित किया, माउंटेन हो गया है। सॉइल मिट्टी। अब मिट्टी कैसी है? लाल मिट्टी है कि पीली मिट्टी है कि बलुआही मिट्टी है कि दोमट मिट्टी है कि चिकनी मिट्टी है, कैसी मिट्टी है? अगर पथरीली होगी ज़्यादा गर्म होगी, रेतीला होगा तो भी गर्म होगा, दोमट कुछ कम होंगे, चिकनी और कम होंगे। तो मिट्टी कितना गर्मी को अवशोषित कर रही है। तो जो चिकनी मिट्टी है वह कम गर्म होता है और बलुआही मिट्टी काफ़ी गर्म होती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जलवायु को ये सारे जो कारक हैं किसी न किसी रूप से वो प्रभावित करती है। तो आज हम लोग इतने ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में मॉनसून की उत्पत्ति कैसे होती है इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसलिए इतना ही आज। थैंक यू।